Hello, my dear students. A very good afternoon to all of you. How are you? अच्छा, कल जिन लोगों ने लाइव रिविजन अटेंड किया था, आवाज क्लियर था? डिस्टर्बेंस कोई था? नहीं. बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आज मैं आपका लाइव रिविजन नहीं ले पाऊंगी. ओके, टुडे इट वोंट बी पॉसिबल क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ. ओके, फिर कल से हम फिर से विल गेट बैक ऑन द रूटीन. ये हुआ लाइव रिवीजन की बात. फिर एमसीक्यूज, जैसे कि आज से हम एमसीक्यूज करने वाले थे, तो मैंने क्या सोचा, लेट्स डू वन थिंग. हमारे जैसे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, एक चैप्टर, पहला चैप्टर खत्म होते ही, कंपनी ऑडिट खत्म होते ही फिर हम स्टार्ट करते हैं. क्योंकि क्या होता है ना, कई बार एक ही एमसीक्यू में कई अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स मिक्स्ड होते हैं. यस, हेलो प्रीति. यस, गुड आफ्टरनून. अ वेरी हैप्पी गुड आफ्टरनून. हाँ, तो क्या हो जाता है, कई एक ही एमसीक्यूज में उसी चैप्टर के दो कॉन्सेप्ट्स रहे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते. तो जैसे ही पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम एमसीक्यू सेशन और केस स्टडी सेशन स्टार्ट कर लेंगे. ओके, यस, आर यू रेडी? ओके, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 141. अच्छा, एक काम करेंगे, पहले बुक से पढ़ लेंगे जो भी सेक्शंस पढ़े हैं, हमने किए हैं अब तक. यस, कि एंड में करेंगे, बाद में? यस, बाद में करेंगे सारे सेक्शन, सारा थियोरी फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे. यस, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन, आज हम प्रोसीजरल पार्ट बहुत करने वाले हैं कि हम अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करेंगे तो कौन अपॉइंट करेगा, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ओके, कौन से अलग अलग प्रकार के कंपनीज है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं. ओके, यस, लेट्स बिगिन क्विकली. सेक्शन 141 जो हमको डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स बताता है अंडर सबसेक्शन 3. 141(3)(a) बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी. 141(3)(b) ऑफिसर और एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड. 141(3)(c) पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड. ओके, 141(3)(d) तीन लोग, तीन कैटेगरीज, 3 सिचुएशंस, राइट? ओके, तीन लोग कौन? सीए, पार्टनर, रिलेटिव. तीन कैटेगरीज कौन? फाइनेंशियल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इवन ऑफ रुपी, लोन ऑफ मोर देन रुपीज, गारंटी और सिक्योरिटी ऑफ मोर देन रुपीज. 3 कैटेगरीज, कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड को सब्सिडियरी. समझ में आया? ओके, ठीक है. नेक्स्ट, फिर 141(3)(e) कम ऑन, बिजनेस रिलेशनशिप. उसमें एक्सेप्शन क्या है? ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनल सर्विसेज एट एन आर्म्स लेंथ प्राइस. यस, यहां पे बिजनेस रिलेशनशिप किस किस के साथ? कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट, को सब्सिडियरी एंड वन मोर कैटेगरी इज कवर्ड, सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट. 141(3)(f. चलो, रिलेटिव. वेरी गुड. क्या बोला गया है? ऑफिसर के रिलेटिव्स आर disqualified from being appointed as an auditor, but employee के relative can be appointed as an auditor. Then 141(3), फिर कौन सा सेक्शन बचा है? G. बराबर है? Yes, सब सेक्शन G क्या बोल रहा है अपने को? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, you cannot be appointed as an auditor. And also, और एक चीज हमको बताई गई है, ऑडिट लिमिट कितनी है? 20 स्टैट्यूटरी ऑडिट्स. यस, बराबर है? ओके, पर पर्सन हमको कैलकुलेट करना है. ऑन व्हाट डेट? ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट. यस और नो? ठीक है, ओके. यस, उसमें कुछ कैटेगरीज एक्सेप्शन है. कौन सी है? कम ऑन. 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल कितना प्राइवेट कंपनी का? Less than 100 crores. The moment you are 100 crores, then here you will be calculated and computed in the 20 limit. Clear? Okay, ठीक है. फिर इन एक्सेप्शन के लिस्ट पे क्या कंडीशन है? कि आप अपने औकात में रहो. मतलब क्या? आपको जो भी कॉम्प्लायंसेस बोले हैं वो करो, नहीं किया तो आपको काउंट किया जाएगा. समझ में आया? आपको क्या करना है? You have to file your financial statements on time. You have to file your annual return on time. तो जो भी एक्सेप्शंस में कवर्ड है, हैव टू डू दैट. ओके, यस. फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा? कम ऑन. यस, 141(3)(h क्या बोल रहा है? पर्सन कॉन्विक्टेड, यस, बाय कोर्ट
फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, यस, इज इलैप्स्ड कितने सालों के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. ओके, यस. अब हम देखते हैं अगला सबसेक्शन. अगला सबसेक्शन क्या बोल रहा है कि कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज, इनवैलिड सर्विसेज इज नॉट द राइट वर्ड, द राइट वर्ड हियर वुड बी प्रोहिबिटेड सर्विसेज. आपको कुछ प्रोहिबिटेड सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते. अगर आपने प्रोवाइड किया, then in that case you will be disqualified to be appointed as an auditor. Clear? Yes, are you ready? Okay, तो वो prohibited services कौन से सेक्शन में हमको बताए गए हैं? सेक्शन 144. सेक्शन 144. Clear? Ready? Okay, yes. सेक्शन 144 क्या बोलता है? कोई भी auditor shall provide services approved only by, मतलब क्या है? जब भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, आपको याद है लेटर ऑफ एंगेजमेंट, बराबर है? लेटर ऑफ एंगेजमेंट में क्या होगा? मैनेजमेंट, सी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में मैनेजमेंट बोलेगा कि सुन ऑडिटर, हम तुमको अपॉइंट कर रहे हैं, आपको ये काम करना है, हाँ या ना? लेटर ऑफ एंगेजमेंट में वो क्या बोलेगा कि हमें मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, बट मैनेजमेंट को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद दिलाएगा ताकि वो अपना क्या सेफ गेम खेल रहा है ऑडिटर, हाँ या ना? राइट, बराबर है. मतलब वहां पे उसको बताया गया है कि उसको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. ये कौन बताता है उसको? इट इज टोल्ड टू द ऑडिटर बाय बीओडी और ऑडिट कमिटी. समझ में आ रहा है? यस, बाय बीओडी और ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी, जहां पे ऑडिट कमिटी आपको अपॉइंट करना है, हम आगे देखेंगे. यस, वहां पे वो बताएगा कि ऑडिटर को क्या काम परफॉर्म करना है. क्लियर? ओके, बट ही शैल नॉट प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज, वो बताया गया है हमको सेक्शन 144 में. तो सेक्शन 144 क्या बोलता है? ऑडिटर खुद से, ध्यान से, या थ्रू हिज रिलेटिव या थ्रू हिज पार्टनर या एसोसिएट, मतलब खुद तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, ये सेक्शन 144 में दी हुई चीजें, उसका पार्टनर भी नहीं कर सकता, उसका रिलेटिव भी नहीं कर सकता, या उसका एसोसिएट भी नहीं कर सकता. समझ में आया? यस, एसोसिएट और पार्टनर में फर्क क्या है? एसोसिएट, जब हम मेंबर की बात करते हैं, इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव सर्टेन अरेंजमेंट ऑन द पेपर, हाँ या ना? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यस. पर जब हम एसोसिएट की बात करते हैं, यस, इज इट नेसेसरी कि आपका उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हो? नो. ओके, यस, यू नो कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सपोज, तो कुछ अगर ऐसे सिचुएशंस आए कि हमको क्या डिसीजन लेना है, ओके, सो इन दैट केस कई ऐसे फॉर्म्स होते हैं, 2-4 फॉर्म्स आपने देखा है क्या, कि जिनसे हम बातचीत करते रहते हैं रेगुलर टर्म पे कि बाबा ये नया प्रोविजन आया है, इसका एप्लीकेबिलिटी ये हुआ, इस केस में ये हुआ, हाँ या ना? उनको टर्म किया जाता है एसोसिएट्स. समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है. तो वो खुद या उसके रिलेटिव के थ्रू या उसके पार्टनर या एसोसिएट के थ्रू, या आगे बहुत इंपॉर्टेंट, होल्डिंग या सब्सिडियरी के थ्रू. समझ में आ रहा है? सेक्शन 144 में जो सर्विसेज बोली है, ऑडिटर खुद तो नहीं करेगा, बट होल्डिंग या सब्सिडियरी. अब सवाल ये आया, मैम जब ऑडिटर कंपनी ही फॉर्म नहीं कर सकता, तो होल्डिंग या सब्सिडियरी का क्या सवाल है, हाँ या ना? राइट, यस और नो? तो यहां पे ये लोग होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी बोल रहे हैं, मतलब जहां पे ऑडिटर का इन्फ्लुएंस है. डू यू अंडरस्टैंड? यस, तो उस कंपनी के थ्रू या उसका खुद का ब्रांड नेम यूज करके. मतलब उनका क्या कहना है, सेक्शन 144 में उन्होंने ऑडिटर को हर तरीके से क्या कर लिया है? यस, उस पर अटैक कर लिया, उसको बोला है कि देख तू खुद तो नहीं कर सकता, वाया किसी पर्सन भी नहीं कर सकता, या खुद का ब्रांड नेम भी नहीं यूज कर सकता, या तेरे जो रिलेटेड फॉर्म्स है ना, तो उनके थ्रू भी ये काम नहीं करा सकता. समझ में आ रहा है? ओके, यस. तो ये कौन सी सर्विसेज है? यस, और किसके साथ ये काम नहीं कर सकता? कंपनी, मतलब आपका जो क्लाइंट है उसके होल्डिंग कंपनी के साथ या सब्सिडियरी कंपनी के साथ. कम ऑन, फोकस. 141(3)(d speaks about company, holding, subsidiary, yes, associate and co-subsidiary. Section 141(3)(e company, holding subsidiary, associate, co-subsidiary and subsidiary of associate. समझ में आया? बट सेक्शन
141(3)(I क्या बोल रहा है? सेक्शन 144 के जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज है उसमें 3 कैटेगरीज सिर्फ कवर्ड है, खुद कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। मतलब यहां पे जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, सी ध्यान में रखो क्या बताया गया सेक्शन 144 में, लिस्ट ऑफ सर्विसेज। ध्यान से, ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो है ना, ये सर्विसेज आप इन लोगों को नहीं दे सकते। तो अगर ये सर्विसेज आप उस कंपनी के एसोसिएट को दे रहे हो, विल यू बी प्रोहिबिटेड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर? विल यू बी डिस्क्वालिफाइड? नो। समझ में आ रहा है? मतलब आप ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते खुद से या आपसे रिलेटेड किसी भी इंसान से, आपके ब्रांड नेम से। किसको नहीं दे सकते? कंपनी को नहीं दे सकते, उसके होल्डिंग कंपनी को नहीं दे सकते, उसके सब्सिडियरी कंपनी को नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? यस, ओके, यस। अब कौन से सर्विसेज है, कौन से सर्विसेज है जो कवर्ड है? याद रखो, एड, एयर, एम। कम ऑन एवरीबॉडी, एड, एयर, एम। एड, एयर, एम। ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। समझ में आया है? यस, मतलब आप उस कंपनी के, आप उस क्लाइंट के या उसके होल्डिंग कंपनी के या उसके सब्सिडियरी कंपनी का बुक कीपिंग नहीं कर सकते। क्लियर? बुक कीपिंग नहीं कर सकते, आप उसका अकाउंट्स प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज अकाउंट्स बनाने वाला और अकाउंट्स चेक करने वाला इंसान सेम नहीं हो सकता है। ओके, यस। देन आई स्टैंड्स फॉर internal audit, because internal auditor and statutory auditor cannot be the same person. समझ में आया? D stands for design and implementation of financial statements. ध्यान से बच्चों, आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिजाइन भी कर रहे हो, आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंप्लीमेंट कर रहे हो। डिजाइन करना मतलब क्या करना? उनको प्रॉपर फॉर्मेट बना के दे रहे हो, उनका सिस्टम आप सेट करके दे रहे हो, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्टिंग करना है, उनका सिस्टम आप सेट कर रहे हो। भले ही प्रिपेयर कोई और कर रहा है, बट इंप्लीमेंट डिजाइन तो आप कर रहे हो, हाँ या ना? यस। तो कहीं ना कहीं आर यू इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? यस, यू आर नॉट, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दैट। क्लियर? ओके, यस। देन नेक्स्ट, A stands for actuarial service. You know what is an actuarial service? नो। इंश्योरेंस वैल्यूएशन सर्विस मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? आप लोगों ने सुना है क्या? सी इंश्योरेंस वाले पूछते हैं कि आप हमारे साथ पॉलिसी करो तो आपको इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये प्रीमियम कौन कैलकुलेट करता है? एक्चुअली बाय एंड लार्ज मैं कहूंगी कि अपने कॉमर्स स्ट्रीम में अगर सबसे डिफिकल्ट कोई कोर्स रहेगा एंड सबसे चैलेंजिंग, जिसको सबसे ज्यादा स्कोप है, तो वो ये है, एक्चुरियल सर्विसेज। समझ में आ रहा है? ओके, तो वो कैलकुलेशन करता है कि प्रीमियम कितना होना चाहिए, उसमें लॉस कितना होना चाहिए, तो आपको कितना % पे करना है, ओके, क्लेम कैसे रेज करना है, डू यू अंडरस्टैंड, कितना क्लेम आपने पे करना है, ये सारा कैलकुलेशन कौन करता है? एक्चुरियल सर्विस। समझ में आ रहा है? ओके, सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग एक्चुरियल सर्विसेज, तो आर यू गेटिंग इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? आर यू गेटिंग इनटू द, वो बोलते हैं ना, प्रोप्राइटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। प्रोप्राइटी का मतलब खुद का समझना, है या ना? मतलब आप उसमें घुस रहे हो, आप अंदर जा रहे हो, आप इंट्रिकसी में जा रहे हो आपके क्लाइंट के बिजनेस के, हाँ या ना? यस, देन यू आर प्रोहिबिटेड। समझ में आ रहा है? देन यू आर प्रोहिबिटेड, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज का मतलब क्या है? यस, बोलो। यस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स सुना है कि नहीं? क्या करते हैं? आपके पास पैसा है, आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है? पैसा आपका, आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है इसका गाइडलाइन ऑफर करते हैं, हाँ या ना? सो हियर यू आर नॉट अलाउड टू प्रोफेर, यू नो, यू आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड दिस सर्विस। व्हाई? आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो, आपको आपका कमीशन मिलता है, आप चाहोगे बैंक ज्यादा से ज्यादा, कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाए, हाँ या ना? यस, यस। वही आप ऑडिट कर रहे हो, तो आप इस प्रकार से ऑडिट करोगे जिस प्रकार से कंपनी ज्यादा पैसा बाजू में निकालेगी, जिससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगी, जिससे आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा, राइट? यस। तो क्या यहां पे इंडिपेंडेंस हैम्पर हुआ? तो क्या आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो? नहीं।
ओके यस देन नेक्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रेंडरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज आप उस क्लाइंट को, कंपनी को, उसकी होल्डिंग कंपनी को या इसके सब्सिडियरी कंपनी को नहीं दे सकते. नेक्स्ट ए स्टैंड्स फॉर एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड, अगर उन्हें लिस्ट बढ़ा दी तो इन्वेस्टमेंट सर्विस, एंड एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट सर्विस. मैनेजमेंट, आप आपकी कंपनी के कंपनी कैसे काम करेगा उसका मैनेजमेंट कर रहे हो, आप उसके इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन कर रहे हो खुद. ओके देन यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. समझ में आ रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी. यस, सो सेक्शन 144 गिव्स अस अ लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज. ओके कौन नहीं प्रोवाइड कर सकता? ऑडिटर खुद, वाया इज रिलेटिव पार्टनर एसोसिएट, और होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, और ब्रांड नेम. राइट? किसको नहीं प्रोवाइड कर सकता? उस कंपनी को, उसके होल्डिंग कंपनी को, उसके सब्सिडियरी कंपनी को. एसोसिएट को दिया तो चलेगा, को सब्सिडियरी को दिया तो, सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट को दिया तो चलेगा. समझ में आ रहा है? ओके ठीक है. कौन से सर्विसेज? एड एयर एम. कौन से सर्विसेज? एड एयर एम. ए स्टैंड्स फॉर accounting and bookkeeping, I stands for then internal audit, then D stands for, then A stands for, I stands for, M stands for, no sorry, R stands for rendering financial services, then again A stands for any other service prescribed, I stands for investment service, and M stands for management service. Okay, ओके हो गया ये सेक्शन याद अभी? यस एवरीवन? ओके शैल वी गो अहेड? ठीक है, तो हमने सेक्शन 144 में आप कौन से प्रोहिबिटेड सर्विसेज है ऑडिटर को वो बताया गया है, क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन का सबसेक्शन हमको बोल रहा है कि आप सेक्शन 144 के सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते. इसलिए पहले हमने सेक्शन 144 के सर्विसेज कौन से है वो हमने पढ़ लिए. क्लियर? ओके यस. तो चलो आगे. अब हमने क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब ऑडिटर एज एन इंडिविजुअल उसको अपॉइंट होना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हमने देख लिया सेक्शन 141 में. हाँ या ना? यस ठीक है. अब बारी आई ऑडिटर को अपॉइंट करने की. अब बारी आई ऑडिटर को अपॉइंट करने की. ये किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 139. आज हम पूरा सेक्शन 139 देखेंगे. ओके आई होप आज पूरा सेक्शन हो पाए अपना. यस अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज सेक्शन 149 से? सबसे पहले तो सॉरी 139. यस व्हाट डज सेक्शन 139 से? अलग अलग प्रकार की कंपनियां है. सी अंडरस्टैंड, कंफ्यूज मत होना. वी आर स्पीकिंग अबाउट Companies Act. So here we are speaking only and only one form of organization, that is companies. Yes, now companies may be government companies or non-government companies. Yes or no? Yes, अगर हम government company की बात करते हैं, चलो guys, come on, no time to yawn, come on. Government companies की बात करते हैं तो who is and which company is called as a government company? ध्यान से ध्यान से ध्यान से. जिसका किसका? वही 51% से ज्यादा गवर्नमेंट का. भाई ये इंडिया है, स्टेट सेंट्रल बहुत झोल है. किसका? आइदर सेंट्रल खुद का, या तो स्टेट खुद का, या सेंट्रल स्टेट खुद का, या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स का. हाँ या ना? किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट 51% से ज्यादा स्टेक है. ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम. फिर देयर इज अ कंपनी, ध्यान से, विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी. अब अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन. मानो मानो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है. ओके ध्यान से. इसकी एक सब्सिडियरी है, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको. अब ये जो सब्सिडियरी है ना बच्चों, दिस सब्सिडियरी इज अ प्राइवेट कंपनी. नाउ विल दिस बी अ गवर्नमेंट कंपनी और नो? हाउ कम? क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? अरे पर प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कैसे हो सकती है?
अच्छा, ओके ओके ओके, फर्स्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. हाँ, बस भाई ताली. यस, कम ऑन, जोर से. कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, एंड पब्लिक कंपनी मतलब कौन? जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है ना? सीधी बात, राइट? कम ऑन कम ऑन, हु विल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी? चलो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सोच के जवाब देना. हाँ, यस. ट्रांसफरेबिलिटी पे बाद में आते हैं, पहले शेयर्स किसका होना चाहिए वो तो बता दे. बेसिक. यस, कम ऑन. ओके, मतलब अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं, पब्लिक कंपनी जिसमें पब्लिक अपना पैसा डाल सकते, प्राइवेट कंपनी जो सबके लिए ओपन नहीं है भाई, प्राइवेट है. सिंपल है ना? हाँ या ना? ओके, यस. तो मुझे एक बात बताओ, इज इट नेसेसरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, इज इट नेसेसरी दैट ओनली पब्लिक कंपनीज कैन बी गवर्नमेंट कंपनीज? ऐसे कुछ कंपनीज हो सकती है जो प्राइवेट है, मतलब वो पब्लिक को ओपन नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी LIC हो रही है, पहले थी क्या? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में होता है कि पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी, वो हटा दो. समझ में आ रहा है? ओके, यस. सो इवन इफ अ प्राइवेट कंपनी इज, इफ इट इज अ सब्सिडियरी, हमको क्या देखना है? उसका बॉस कौन है भाई, उसके सर पे किसका हाथ है. अगर उसके सर पे गवर्नमेंट का हाथ है तो वो गवर्नमेंट कंपनी. समझ में आ रहा है? ओके, सो आज से जब हम गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ 51% की बात नहीं करना है. 51% एंड सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, विल बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट कंपनी. क्लियर? ओके, यस. अब चलते हैं आगे. ठीक है, ये तो समझ गए. अब जो कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, जो सारी की सारी कंपनीज नॉन गवर्नमेंट कंपनी है. ठीक है, अब ऑडिटर्स कई प्रकार के होते हैं. आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ. पहले समझ लो, देयर इज कौन से अलग कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले. एक तो फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर एंड कैजुअल वेकेंसी ऑफ ऑडिटर. ठीक है, यस, नो प्रॉब्लम. जस्ट 1 मिनट. यस, अब हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक पे जाएंगे. लॉ आपको याद है ना, कंपनी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फर्स्ट AGM, क्योंकि जब तक वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं रहेगा हम अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का भी समझ नहीं पाएंगे. ओके, यस. तो चलो, एवरीबॉडी रेडी? ओके, तो अब तक हमने क्या देखा है कि एवरी कंपनी, यस बच्चों, एवरी कंपनी में एक चीज मस्ट है. वो क्या है? वो क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर. हाँ या ना? यस, कि कोई भी प्रकार की कंपनी क्यों हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज मस्ट. हाँ या ना? मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो उसको एक चीज तो तय है कि उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना है. हाँ या ना? ओके, यस. तो चलो अब देखते हैं. ओके एवरीबॉडी, मानो क्या हो गया, मुझे भी जोक बताओ यार. यस, मुझे ना स्क्रीन लगने वाला है तो थोड़ा सा आई एम जस्ट यूजिंग द स्पेस वेरी केयरफुली. ओके, सिर्फ वहां पे क्या लिखा है मैंने इतना ध्यान रखो, एवरी कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज मस्ट. ओके, यस. तो चलो बच्चों, मानो कि एक कंपनी है और इस कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 27 मई 2021. ध्यान से. ओके, यस. वो तो बड़ा अच्छे से सुनाई दिया आप लोगों को. हाँ, नहीं नहीं, बोला मत बंद मेरे कान, मैं ऑडिटर हूं. यस, सो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? यस, 27 मई 2021. ओके, यस. अब ध्यान से, तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? ध्यान से बच्चों. यस, इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? 21-22. ओके, ठीक है. अब अगला सवाल,
इसका फर्स्ट एजीएम कब रहेगा? बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बिल्ड कर रही हूं। ये अगर क्लियर हो गया तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, चाहे वो लॉ हो चाहे वो ऑडिट हो। तो फर्स्ट एजीएम कब होगा? आफ्टर 15 मंथ्स बाबा, फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है। यस, एक्सटेंडेड साल, एक्सटेंडेड वक्त मिलता है क्या? बराबर है, तो 15 महीने का वक्त मिला। ओके यस, तो अब 27 मई 2021 से 15 महीने मतलब कौन सा डेट आया? चलो कैलकुलेट, कम ऑन। क्या डेट आएगा कि तब तक आपको एजीएम हेल्ड करना है? 15 महीने कब खत्म होंगे? कितना श्योर? अरे आप एक्सटेंशन ले सकते हो, वहां पे प्रोविजन है। मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ कि सपोज मेरा कंपनी है, मैंने रजिस्टर किया, तो मैं फर्स्ट ईयर में एक्सटेंशन ले सकती हूँ। तो मैं वो वाला कंडीशन यहाँ पे कंसिडर, 6 महीने का और आगे एक्सटेंशन मैं ले सकती हूँ रिक्वेस्ट करके। तो 9 और 6 कितना महीना हो गया? 15 मंथ्स। तो मैंने वही लिखा है ना। हाँ, सपोज मैंने एक्सटेंशन लिया तो एक्सटेंडेड मिलता है। अरे मिलता है बाबा, मिलता है, 100% मिलता है। ओके, तो मानो कि ये डेट आ गई, एक मिनट, 27, फर्स्ट ईयर में मिलता है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट तो समझ लो। ओके, कॉन्सेप्ट तो समझते हैं, अब आगे ध्यान से। ओके, अब कंपनी ने खुद को इनकॉर्पोरेट कर लिया बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा? यस, सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? यस, ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, फिर हम आगे करेंगे। यस, सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, हाँ या ना? विद इन 30 डेज फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको क्या करना पड़ेगा? यस, आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, ओके। यस, तो यहां पे किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? सवाल, कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। कितने टाइम लिमिट में? थोड़ा थोड़ा तो याद होगा, ये मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी, बट थोड़ा थोड़ा तो याद होगा। सो विद इन 30 डेज फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो कौन सा डेट आ गया? यस, 26 ऑफ जून 2021, करेक्ट? ठीक है, अब आगे। यस, अब आगे, अगर बीओडी ने अपॉइंट नहीं किया, फिर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स। यस, इन जीएम, हाँ या ना? जनरल मीटिंग में। ओके, 90 दिनों में, मतलब उसका टाइम लिमिट कितना आया? यस, कम ऑन। हाँ या ना? 25 आ जाएगा आई थिंक, हाँ 90 डेज ना, 25 आ जाएगा, बराबर ना? यस, 25 आ जाएगा, राइट। ठीक है, ओके। यस, यहाँ पे बेसिक डेट्स नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सा जनरल मीटिंग रहेगा, क्या टाइम लिमिट रहेगा, भले एक आध दिन इधर उधर हो। ओके यस, फोकस। अब मेरा अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, क्या बोला यहाँ पे कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको अपॉइंट नहीं किया, एज ए फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया, तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग में। क्वेश्चन नंबर 1, ये जनरल मीटिंग कौन सी होगी? इट विल बी ईजीएम। व्हाई? ये समझो, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन एन एजीएम। भूलना मत, अपना पहला एजीएम कब रहने वाला है? यस, इट इज गोइंग टू बी वेरी लेट, राइट? बट आपको
अगर जो भी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, इट हैज टू बी प्रायर टू फर्स्ट एजीएम, मतलब यहां पे आप अपॉइंट करोगे ईजीएम में. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूट, राइट. यस, फिर इस ईजीएम में आपने अपॉइंट किया, ये ऑडिटर क्या करेगा? ये ऑडिटर क्या करेगा अपॉइंट होने के बाद? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा. यस यस, प्रिपरेशन, हाँ या ना? कंपाइल करेगा अकाउंट्स? नहीं, वो क्या करेगा? ही इज गोइंग टू यस चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. समझ में आया? ओके, फिर क्या होगा? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर हम क्या करेंगे? इस एजीएम की नोटिस निकालेंगे जो अपने को यहां पे कॉन्डक्ट करनी है, बराबर है कि नहीं? यस, और उस एजीएम के नोटिस के साथ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. समझ में आया एवरीवन? यस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? यस, फिर हम चलो आए इस दिन पे, एजीएम वाले दिन पे. समझ में आया? फिर एजीएम वाले दिन पे हम क्या करेंगे? दो मैटर्स डिस्कस करेंगे. विच आर द टू मैटर्स विच आर डिस्कस्ड? वेरी गुड. ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखें. ओके, ठीक है. फिर ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या क्या बात होती है? फर्स्ट, एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उनका अडॉप्शन, हाँ या ना? यस. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फर्स्ट ईयर के, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम. इसके साथ साथ और क्या करते हैं हम लोग? नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, बराबर है कि नहीं? सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स भी करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें होती है. ओके, यस. अब मतलब इनका क्या कहना है? यहां पे हमको क्या करना है? ऑडिटर अपॉइंट करना है. ध्यान से बच्चों, राइट? मतलब ये पहले एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट करने से पहले, ओके, जस्ट 1 मिनट, आज थोड़ा सा लैग हो रहा है, नो प्रॉब्लम. और अगर मैंने ये कर लिया तो सब चला भी जाएगा. टू मिनट्स. ओके, तब तक मैं ओरली ले लेती हूँ जब तक पीपीटी रिस्पॉन्ड नहीं करता. डबल लिख रहा है ये. ठीक है, चलो ओरली देख लेते हैं. ठीक है, तो उस एजीएम में क्या होगा? अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पहले साल बने हैं. इसका मतलब क्या है? मेरा बोलने का मतलब क्या है? पहला एजीएम, पहले एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसके पहले जो ऑडिटर होता है उसको फर्स्ट ऑडिटर कहा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड फर्स्ट एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो फर्स्ट ऑडिटर है, वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है. ओके, सीक्वेंस समझना अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है. आई होप ये पेन अगर अपने को सपोर्ट करे तो मैं एक बहुत अच्छा टाइमलाइन आपको बताने जाने वाली हूँ. से फॉर एग्जाम्पल, यस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है अपना 27/5/2021, बराबर है? ओके, अब यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? 30 डेज. 30 डेज बराबर है ना? हमको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है. मानो फर्स्ट ऑडिटर है मिस्टर एक्स. ओके, बीओडी अपॉइंट करेगा, हाँ या ना? यस, बीओडी अपॉइंट करेगा. फिर उसके बाद बीओडी ने नहीं अपॉइंट किया तो मेंबर्स अपॉइंट करेगा, बराबर है? फिर हम फर्स्ट एजीएम कांटेक्ट करेंगे. फर्स्ट एजीएम तक वो क्या बना रहेगा? हमारा फर्स्ट ऑडिटर बना रहेगा इस टाइमलाइन में, राइट? यस. ओके, यहाँ के बीच में अपना क्या हो जाएगा? ईयर एंड भी आएगा, हाँ या ना?
यस, नो प्रॉब्लम। फिर फर्स्ट एजीएम के बाद, बहुत ध्यान से, फिर फर्स्ट एजीएम में आपने जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया है उसके बाद हर बार उसको कहा जाएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब ठीक है, अब आपने यहां पे क्या हुआ है बच्चों, यस आपने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया है एज द फर्स्ट ऑडिटर और आपको मिस्टर एक्स का काम अच्छा लगा, तो क्या आप मिस्टर एक्स को फिर से अपॉइंट कर सकते हो फर्स्ट एजीएम में? यस, अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, आपने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया। अब अगला सवाल, यस क्या यहां पे कोई टाइम लिमिट है? यस, डायरेक्टली नहीं बताते, मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मानो कि आपने मिस्टर एक्स को ऑडिटर अपॉइंट किया, एक बार ऑडिटर अपॉइंट किया, 5 साल हो गया। ओके, यस 5 साल हो गया, आपने मिस्टर एक्स को फिर से ऑडिटर अपॉइंट किया, तो आपको उसका काम बहुत अच्छा लग रहा है, उसका भी आपके साथ कंफर्ट हो गया है, फिर से आपने 5 साल को मिस्टर एक्स अपॉइंट किया। समझ में आ रहा है? ओके, यस, क्या ओवर कंफर्ट आ गया ऑडिटर के साथ? क्या कुछ ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं बन जाएगी अपनी? हाँ, इसलिए यहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक नया कॉन्सेप्ट। यस, ये नया कॉन्सेप्ट अपने को क्या बोलता है? यस, ध्यान से, ये नया कॉन्सेप्ट यहां पे क्या बोलता है कि आप देखो कि क्या आपके कंपनी को रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस एप्लीकेबल है या नहीं। अगर आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो आप मिस्टर एक्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, पर अगर आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है तो यहां पे आप मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर? 100%? यस, थोड़ा सा रिकॉल हो गया आपको लॉ? यस, अब आगे, यस ओके, फिर गवर्नमेंट कंपनी का कैसे अपॉइंट करना है हम आगे देखेंगे। ओके, तो ब्रॉडली अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में आज के, तो ये सेक्शंस हम कवर करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ओके, यस, अपॉइंटमेंट ऑफ अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, देन रोटेशन, राइट, then subsequent auditor in case of government company, first auditor in case of non-government company, first auditor in case of government company, yes, casual vacancy, retiring auditor and auditor, appointment of auditor by audit committee. Okay, yes, but ये जो sequence of sections है, मैं इस sequence में आपको पढ़ाने नहीं वाली। ओके, यस, मैंने लॉजिकली एक सीक्वेंस डेवलप करी है, उस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट क्या आपको सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी है? Absolutely important. Yes, सेक्शन एंड सबसेक्शन को करेक्टली याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं बल्कि लॉ के लिए भी। राइट? ओके, यस, आर यू रेडी टू गो अहेड? बहुत सिंपल सेशन है आज का। आज के सेशन का कंक्लूजन सिर्फ एक है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। प्लीज कम। यस, चलते हैं आगे। फर्स्ट ऑडिटर, ओके, फर्स्ट ऑडिटर। अब फर्स्ट ऑडिटर हमें 2 प्रकार के कंपनीज में अपॉइंट करना पड़ता है, एक तो गवर्नमेंट कंपनी, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर हम फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं बच्चों ध्यान से, अगर हम फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की ध्यान करते हैं तो इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 139(7). कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, ध्यान से, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 139(7). कम ऑन, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 139(7). क्या बोलता है 139(7) कि सुनो आप क्या हो? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट कर सकता है? C&AG ऑफ इंडिया। हु इज C&AG ऑफ इंडिया? फुल फॉर्म नहीं चाहिए यार, क्या तुम जवाब देते हो, डूब मरने का मन करता है मेरा। कौन है C&AG? कंट्रोलर ऑडिटर। वाह, यस, कौन है मतलब उसका मतलब क्वेश्चन को समझो। आपको पता है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन ऑडिट और क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ ऑडिट, क्या दोनों का आंसर सेम रहेगा क्या? डिफाइन मतलब एज इट इज जो एक्ट में दिया है आपको प्रोड्यूस करना है,
एज इट इज जो आईसीआई ने दिया है वो आपको प्रोड्यूस करना है। मीनिंग मतलब आपको उसको ओन लैंग्वेज याद आया क्या? ओन लैंग्वेज, उसमें आपको वो एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज ऑडिट। हाँ, उसमें आप डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो, बट सिर्फ डेफिनेशन मेंशन किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट ऑडिट इज, राइट? ओके, ठीक है। चलो, सीएनडीटी का काम क्या होता है ये तो बताओ, सिंपल लैंग्वेज में मेरा आंसर्स दो। चलो, हाँ, जैसे एक कंपनी का ऑडिटर होता है, उस कंपनी के क्या करता है, कारोबार चेक करता है, ट्रांजैक्शंस चेक करता है, वैसे पूरे इंडिया का अकाउंट्स कौन चेक करता है? पूरे इंडिया के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट कौन करता है? ये बंदा। समझ में आया? ओके, यस, CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? ओके, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को हम सेक्शन 139(7) के अंडर अपॉइंट करेंगे। कौन करेगा? CNAG। कितने दिनों में? 60 दिनों में। कब से? कौन से 60 दिन? फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 60 दिनों के अंदर CNAG फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा। किया तो ठीक, अगर नहीं किया तो क्या होगा? यस, अगर नहीं किया, इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू अपॉइंट द ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर। ओके, सो कम ऑन, पहले CNAG, सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 139(7) कौन अपॉइंट करेगा? CNAG। कितने दिनों में? 60 डेज। नहीं किया तो कितने दिनों में? अगर नहीं किया तो हम तो हार नहीं मान सकते भाई, आप तो नहीं अपॉइंट करोगे, राइट? CNAG नहीं अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं अपॉइंट करता, आपको तो अच्छा ही है ना, आपके अकाउंट्स चेक करने के लिए कोई नहीं है, राइट? बट क्या हम चांस ले सकते हैं? नहीं। फिर हम किसके पास जाएंगे? मेंबर्स के पास। मेंबर्स को कितने दिनों में अपॉइंट करना है? 60 दिनों में, राइट? यस, मतलब द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वहां से 60 डेज CNAG को वक्त है। नहीं किया, वहां से आगे 30 दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं किया, वहां से आगे 60 दिन किसको? मेंबर्स को। समझ में आया? ओके, यस। अब उन्होंने अगर ऑडिटर अपॉइंट कर लिया तो वो ऑडिटर कब तक काम करेगा? फर्स्ट ऑडिटर है, पहले AGM तक ही आपको काम है। हाँ, मतलब इन अ वे कैन आई से कि फर्स्ट ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड। बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑडिटर, see, I rephrase the question. There is a company X Limited. Okay, provisions of rotation of auditors is applicable to X Limited. Mr. A is appointed as first auditor. Yes, and he has served a tenure of 6 years. Is his appointment valid? सोच के जवाब दो। मैंने आपको क्या बोला? फर्स्ट AGM। अब समझ में आया मैंने वो टाइमलाइन क्यों लिया था? अब समझ में आ रहा है? फर्स्ट AGM के पहले वाला ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर है, पर आप उसी ऑडिटर को आगे अपॉइंट कर सकते हो क्या 5 साल के लिए एज ए सब्सिक्वेंट ऑडिटर? यस, मतलब 1 और 5 टोटल कितना सर्व किया उसने? नाउ डू यू अंडरस्टैंड? व्हाई डू यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स? अंडरस्टैंडिंग? ओके, ठीक है। क्वेश्चन का किसी भी प्रकार से फ्रेज क्यों ना हो जाए, हमें उसका पोस्टमार्टम करते आना चाहिए। ओके, यस, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। तो कम ऑन एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 139(7) कौन अपॉइंट करेगा? CNAG। कितने दिनों में? 60 दिनों में। नहीं किया तो कितने दिनों में? नहीं किया तो कितने दिनों में? और वो ऑडिटर कब तक वैलिड है? फर्स्ट AGM। ओके, यस। अब नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 139(6). ओके, यस, मतलब याद रखो, सेक्शन नंबर कैसे याद रखे? पहला ऑडिटर है ना, वो 6 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, इसलिए उसका सेक्शन नंबर कौन सा है? 139(6). डू यू अंडरस्टैंड? पहला ऑडिटर 1 साल फर्स्ट ऑडिटर, 5 साल सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ऐसे करके 6 साल अपॉइंट हो सकता है, इसलिए उसका सेक्शन नंबर 6। सो कम ऑन, फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, लिखने की गड़बड़ मत करो, आपको लिखने का वक्त मिलेगा। फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139(6) कौन अपॉइंट करेगा? चलो, सी, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर।
ऑप्शन नहीं है, तो जितना हो सके फोकस से अटेंड करना। और आज मेरा रिवीजन सेशन नहीं है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से रिवाइज करवाने वाली हूँ क्लास में। ओके यस, कम ऑन। 139.6 कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी। कितने दिनों में? 30 डेज। मतलब वहां पे गवर्नमेंट कंपनी में कैग, CNDG, राइट। यहां पे डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके यस, कितने दिनों में? 30 दिनों में। ठीक है, नहीं किया तो मेंबर्स कितने दिनों में? 90 डेज। सी यहां पे पहले 60 दिन कैग को दिए, फिर 30 दिन किसको दिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिए, फिर से 60 दिन उन्होंने किसको दिए? मेंबर्स को दिए। यहां पे बोर्ड के पास 30 दिन है और फिर मेंबर्स के पास 90 दिन है। डू यू अंडरस्टैंड? यस, ठीक है, ओके। एंड दिस ऑडिटर विल बी वैलिड, इसका अपॉइंटमेंट विल बी वैलिड टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट AGM, फर्स्ट ऑडिटर टिल फर्स्ट AGM। क्लियर एवरीबॉडी? सो कम ऑन सब लोग, एवरीबॉडी विथ मी। फर्स्ट ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139 कौन करेगा? कितने दिनों में? नहीं हुआ तो कितने दिनों में? नहीं हुआ तो कितने दिनों में? वैलिड टिल, ओके। फर्स्ट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, कौन करेगा? कितने दिनों में? नहीं हुआ तो कितने दिनों में? वैलिड टिल फर्स्ट AGM। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? याद हो गया है? चलो आगे। फर्स्ट ऑडिटर, ओके यस। यहां पे मैंने एक टाइमलाइन बनाई है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यस, 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। नहीं किया तो मेंबर्स। ये मैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बोल रही हूं यहां पे। यस, ठीक है, ओके यस। फिर आपका ईयर एंड हो जाएगा, राइट। फिर 9 मंथ्स में आपको क्या करना है? फर्स्ट AGM आएगा, बराबर है कि नहीं? यस, ओके। तो ये फर्स्ट AGM के पहले अपॉइंट किया हुआ ऑडिटर इज फर्स्ट ऑडिटर, एंड उसके बाद वाले ऑडिटर को सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहा जाएगा। ये ऑलरेडी हमने उस टाइमलाइन में स्टार्टिंग में ही समझ लिया। ओके यस, कम ऑन, लेट्स गो अहेड फर्दर। अब बारी आई सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। मतलब पहला AGM खत्म हो गया है, पहले AGM में हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। ओके यस, अब से आगे उस ऑडिटर को हम कहेंगे सब्सिक्वेंट, बाद वाला सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ओके यस। अब गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 139(5), फर्स्ट ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी 139(7), फर्स्ट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी 139(6), सब्सिक्वेंट ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 139(5). ओके यस, क्या बोला है? कौन अपॉइंट कर सकता है? CNDG। मतलब चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, अगर गवर्नमेंट कंपनी होगा तो पहले अपॉइंटमेंट, पहला मौका अपॉइंटमेंट का किसका दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? ओके यस। कितने दिनों में? 180 डेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, मतलब साल शुरू हुआ, साल कब शुरू हुआ? कंपनीज को कौन सा ईयर, कौन सा एप्लीकेबल? फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, उसके 180 दिनों में कैग को ऑडिटर अपॉइंट करना है। समझ में आया? ओके यस। कब वैलिड रहेगा? अगले AGM तक। मतलब क्या है? हर साल गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, हर साल। ओके तो यहां पे 5 साल का स्लॉट, 10 साल, 5 साल एप्लीकेबल है। क्लियर? सो गवर्नमेंट कंपनी है, हर साल, पहला साल है तो वो तो अपॉइंट होगा ही, पर हर साल सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज अपॉइंटेड फ्रेशली एवरी ईयर बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? I repeat, in a government company, an auditor is appointed freshly every year. फ्रेशली अपॉइंटमेंट करता है कि नहीं करता है? फ्रेश अपॉइंटमेंट होता है कि नहीं? हाँ, वही ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो, पर हर साल क्या आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ता है? ऐसा नहीं है ना कि एक साल एक बार अपॉइंट हो गया तो 5 साल के लिए एप्लीकेबल है।
यस द अपॉइंट, ओके मैं उसको और भी इजी वे में पूछना चाहती हूँ कि इन अ गवर्नमेंट कंपनी द प्रोसीजर of appointment of auditor is done on an yearly annual basis. The statement is correct. समझ में आ रहा है? ओके यस ठीक है। तो हर साल हमको नहीं, अपने बॉस को, सुपर बॉस C&AG ऑफ इंडिया, राइट, ही हैज टू डू व्हाट, अपॉइंट ऑडिटर विद इन 180 डेज। आधे साल का वक्त दिया जाता है आपको फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर। ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, वो लोग टाइमलाइन दे देंगे। ओके पहला एजीएम खत्म हुआ तो पहले एजीएम से 180 दिन कि साल शुरुआत होने से 180 दिन। डू अंडरस्टैंड? अगेन कोई टाइमलाइन में क्वेश्चन दे देंगे, अंडरस्टैंडिंग? ओके डू नॉट फॉरगेट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल लिखा है। ओके यस, यहाँ पे टाइमलाइन भी बनाया, 1 अप्रैल न्यू फाइनेंशियल ईयर बिगिन हुआ, इसके 180 दिनों में क्या करना है, C&AG को अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करना है। फिर जो एजीएम आ जाएगा वहां तक उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है। क्लियर? ओके यस चलो आगे। मैं मानती हूं कि आज का सेशन थोड़ा सा टेक्निकल है, ऐसा सच को इतना जो भी हमने ड्रामा वाला सेशन लिया है आज तक चारों वैसा नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोरिंग है, हाथ के मार्क्स है वो सिर्फ आपको लिख के आना है। सो कम ऑन, नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर 139(5), मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, सेक्शन एप्लीकेबल 139(5। मतलब अब तक हमने 3 सेक्शंस देखे, 139(5), 139(6), 139(7). 139(5) speaks about appointment of subsequent auditor in case of government company as well as non-government company. 139(6) 6 साल कौन अपॉइंट हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, एंड 139(7) गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर। ओके यस, तो चलो देखते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी कैसे अपॉइंट होता है। अब नॉन गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करता है कौन है, मेंबर्स। ओके इन एजीएम, समझ में आ रहा है? ओके और ये यूजुअली 6th एजीएम तक अपॉइंट होता है, समझ में आ रहा है? ओके और एक चीज है यहाँ पे, ऑडिट कमिटी भी अपॉइंट कर सकती है सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, समझ में आ रहा है? ओके सी अंडरस्टैंड, मतलब जब हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो अगर मेंबर्स ने आपको अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर तो आप सेक्शन 139(5) में कवर होते हो। पर अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमिटी है, ओके कमिटी बनाई है आपने, ऑडिट कमिटी बनाई है, समझ में आ रहा है? राइट, फिर अगर ऑडिटर भी मेंबर्स अपॉइंट करेगा तो ऑडिट कमिटी का काम क्या होगा, समझ में आ रहा है ना? यस, तो वहां पे एप्ट ऑडिटर ढूंढना, ओके फिर उसका क्वालिफिकेशन चेक करना, फिर उसका एक्सपीरियंस क्या है चेक करना, ऐसे इंसान को ढूंढ के लाना जो अपनी कंपनी के ऑडिट करने के काबिल है, ये काम किसका है, ऑडिट कमिटी का। तो अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करेगा, ऑडिट कमिटी करेगा, समझ में आ रहा है? अगर ऑडिट कमिटी नहीं है और आप नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, मेंबर्स इन एजीएम। क्लियर? ओके शैल वी गो है, ठीक है। अब यहां पे उनका क्या कहना है, नोट कि अगर मेंबर्स ने आपको ऑडिटर अपॉइंट किया है एजीएम में तो वो एजीएम विल बी काउंटेड एज फर्स्ट मीटिंग। मतलब क्या, हम यूजुअली क्या देखते हैं कि 5 साल, तो अपने दिमाग में क्या होता है 5 साल, मतलब 5 साल कब खत्म होता है, 5th एजीएम को, बराबर है ना? ध्यान से, 5 साल मतलब 5th एजीएम, हाँ या ना? फिर मैम ने यहाँ पे 6th एजीएम क्यों लिखा है? क्योंकि फर्स्ट एजीएम तक फर्स्ट ऑडिटर होता है, उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है। मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर के 5 साल मतलब 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एजीएम तक उसका टेन्योर रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, so he is appointed till the conclusion of 6th AGM, and the AGM in which he is appointed will be treated as the first AGM. Okay? Yes, मतलब एक्चुअली टेक्निकली सीधे भाषा में बोले तो 2nd ईयर में उसका अपॉइंटमेंट होगा 5 साल के लिए, बराबर है ना? क्योंकि पहला साल में तो फर्स्ट ऑडिटर है, दूसरे साल से सब्सिक्वेंट ऑडिटर का केस चालू होता है, हाँ या ना? यस, क्लियर एवरीबॉडी? शैल वी गो अहेड? ओके ठीक है। फिर अगर मेंबर्स ने, ध्यान से आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेंबर ने 6th एजीएम में नए ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। ओके
यस, क्योंकि मेंबर्स ने अगर नए ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया तो क्या वो कंपनी ऑडिटर के बिना रह सकती है क्या? Why what is the reason of introducing this particular part in this section? कि कोई कंपनी है, चालबाज कंपनी है, 5 साल में बहुत सारे नुक्स ढूंढ के निकालिए कहां पे हम फ्रॉड कर सकते हैं। 5 साल हो गया, अब नया ऑडिटर अपॉइंट करना था 6th AGM में, हमें किया ही नहीं ऑडिटर। नेमलेस शेमलेस कंपनी है, ऑडिटरलेस कंपनी है, यू अंडरस्टैंड? तो वो क्या सोचता है, चलो ये साल तो बड़ा मजा आएगा, जो करना है कर लो, राइट? फिर आगे के साल कोई ऑडिटर अपॉइंट करेंगे ना, तब कुछ चल नहीं करेगी उस साल, बराबर है? यस, तो कंपनी से क्या बोलता है, नो 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 नो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं इतने आसानी से, राइट? अगर आपने नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया 6th AGM में, तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वो कंटिन्यू करेगा। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन? ओके, सो इफ अ फ्रेश ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड, in that case existing auditor continues. Clear everybody? Yes, shall we go ahead? ठीक है, अब हम डिटेल में देखते हैं कि मेंबर्स एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, बराबर है? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई भी मेंबर उठेगा और बोलेगा हाँ भाई ये सीए है, मुझे उसको अपॉइंट करना है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बराबर है ना? सी, एक कंपनी में कितने सारे मेंबर्स होते हैं, हाँ या ना? यस, हर किसी मेंबर का ओपिनियन मैटर करता है क्या? करता है, बराबर है कि नहीं? मेंबर्स को पता तो होना चाहिए कि हम किस ऑडिटर की बात कर रहे हैं, राइट? राइट, हाँ या ना? यस, ऐसा थोड़ी होता है कि इतने छोटे छोटे शहरों में भी क्या हम सब 100% लोगों को जानते हैं क्या? नहीं। फिर क्या इतने सारे मेंबर्स जिस सीए की मैं बात कर रही हूँ उसको जानना जरूरी है क्या? नहीं, उनको भी तो वक्त होना चाहिए उसके बारे में रिसर्च बैकग्राउंड चेक करने के लिए, हाँ या ना? यस, आजकल ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक एम्प्लॉय को, ध्यान से सुनना, एक एम्प्लॉय का अपॉइंट करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करती है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है, उसके क्या क्या कॉन्टैक्ट्स है, उसका आईपी एड्रेस पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है, बकायदा आपके पीछे इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे तो आप ऑडिटर अपॉइंट करने वाले हो भाई साहब, इधर आप ऑडिटर अपॉइंट करने वाले हो, तो उसका भी एक प्रोसीजर होना चाहिए, और वो प्रोसीजर क्या होगा वो हमको बताया गया है रूल 3 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स। क्लियर? यस, क्या हो गया, क्या हो गया? यस, हमें भी बताओ, जोक कौन है बाजू में? हाँ, तो तुम तो उसको देख के हंस रहे हो, नहीं? अच्छा, फिर भी आप ढूंढ लेते हो, हाँ, देख के हंसने का बहाना। ओके, यस यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। यस, खंबे की बातें मत करो क्लास में, नहीं नहीं नहीं। ओके, यस, सेक्शन 139(1) रूल 3 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014। ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। मानो एक कंपनी है, अब इस कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है, बराबर है? ठीक है, बहुत प्रोसीजर, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमने तो देख लिया कि मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एजीएम में, बट समझो मेंबर के पास ऑप्शंस तो होने चाहिए पहले, तो उनको हम ऑप्शन भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? इन नोटिस, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? बट किन नामों को नोटिस में हमको मेंशन करना है, उसके लिए आपको पहले बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? मतलब पहले बोर्ड मीटिंग होता है, राइट? बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, उस ऑडिटर को एनलिस्ट किया जाता है, हाँ या ना? फिर उस ऑडिटर को पूछा जाता है, भाई साहब ऐसा थोड़ी ना बंदूक के नोक पर उसको हम ऑडिटर बना सकते हैं, नहीं, उसको हम पूछेंगे कि क्या तेरी इच्छा है हमारी ऑडिटर बनने की, तो वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल, याद आया क्या? यस, ऑडिट एंगेजमेंट वाला प्रोसीजर, यस, वो फिर क्या देगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल देगा, राइट? फिर वो सारे जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करेगा, फिर वो बोलेगा हाँ आई एम रेडी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। फिर हम क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे, हाँ या ना? यस, फिर उसके बाद एजीएम नोटिस में एजीएम नोटिस बनाया जाएगा, हाँ या ना? फिर वो सर्कुलेट किया जाएगा और फिर एजीएम में उसका अपॉइंटमेंट होगा, हाँ या ना? यस, इस प्रोसीजर को डिटेल में देखते हैं, कम ऑन। एक कंपनी पहले एक ऑडिटर को लेटर ऑफ इंटीमेशन भेजती है, yes, this is our intention to appoint you as an auditor. Kindly let me know if you want to be appointed as an auditor. समझ में आया? yes, फिर ये क्या देगा ऑडिटर को, अगर लगता है कि हाँ
I want to be appointed as an auditor of this particular company. In that case वो अपना consent देगा. साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उसको देनी पड़ती है, वो है सर्टिफिकेट. जस्ट गिव मी अ मिनट. यस, साथ ही साथ इस ऑडिटर को देना पड़ता है सर्टिफिकेट. उस सर्टिफिकेट में उसको मेंशन करना पड़ता है 4 चीजें. इसलिए उसको कौन सा एप्लीकेबल है रूल 4. 4 चीजें इन सर्टिफिकेट, इसलिए रूल 4. कम ऑन एवरीबॉडी, उस सर्टिफिकेट में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए. सी अंडरस्टैंड, व्हेन अ पर्टिकुलर ऑडिटर इज सेंट अ लेटर ऑफ इंटीमेशन, सबसे पहले उसको सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ता है. उस सर्टिफिकेट में कुछ चीजों का क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है. कितनी चीजों का क्लैरिफिकेशन? 4 चीजों का क्लैरिफिकेशन. इसलिए उसको कौन सा रूल एप्लीकेबल है? रूल 4. समझ में आया? ओके. तो जब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी, वो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर का केस होगा, और आप मेंबर्स को कर रहे हो, तो आप कौन से पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट को रेफर कर सकते हो? एक तो सेक्शन 139(5), देन रूल 3 एंड रूल 4. यस और नो? रूल 3 बता रहा है द एंटायर मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय मेंबर्स. बराबर है. फिर उसमें रूल 4 अपने को बताता है कि जब हम लेटर ऑफ इंटीमेशन भेजेंगे ऑडिटर को, तो वो अपने को कंसेंट और सर्टिफिकेट देगा. उस सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, ये हमको बताया है रूल 4 में. क्लियर? ओके. यस. सबसे पहला है कि एलिजिबल, कि भाई I am eligible, I am a chartered accountant, I am practicing in India, I am holding certificate of practice in India, and I am not being covered under any of the disqualification. तभी तो मैं एलिजिबल हूं. हाँ या ना? तो उसको खुद को बोलना पड़ता है, उसको खुद को देखना है कि क्या मेरे रिलेटिव के शेयर्स है तो कितने हैं. बराबर है ना? कंपनी का काम धंधा छोड़ के आपके रिश्तेदारों के पीछे भागेगी क्या? नहीं. यू हैव टू चेक. ओके. और आपको बोलना है कंपनी को, यस आई एम एलिजिबल एंड क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ योर कंपनी. राइट? नेक्स्ट, within limits under section 141. Which limits are they talking about? 20 कंपनी ऑडिट्स वाला जो लिमिट है. ओके. उसमें आपका क्या है? आप विद इन द लिमिट्स हो, यू आर नॉट एक्सीडिंग द लिमिट. क्योंकि आपको हर बार एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट आपको एसेस करना है कि 20 का लिमिट आपने क्रॉस किया या नहीं किया. समझ में आया है? तो हर बार सर्टिफिकेट में आपको हर बार कंपनीज एक्ट आपको याद दिला रही है, चेक कर ले तेरा अपॉइंटमेंट हो रहा है, 20 का लिमिट एक्सीड हो रहा है क्या. ओके. यस. देन आगे, एज पर टर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, यू आर फॉलोइंग इट. एंड क्या आपके खिलाफ कोई लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स चल रही है क्या? ये ऑडिटर का खुलासा करना पड़ता है इस सर्टिफिकेट में. क्यों? Very good. There's a possibility कि if any proceedings have been initiated against that particular chartered accountant, तो उसका conviction क्या होगा वो हमको देखना जरूरी है. Because the moment he is convicted by court, he will be what? Disqualified for a term of 10 years. Clear? Okay. Yes. इसके केस में ना I will actually इस सेक्शन से थोड़ा सा दूर लेके जा रही हूं, बट मैंने एक चीज आपको एक्सप्लेन करना भूल गई कि जब मैंने आपको कन्विक्टेड बाय कोर्ट वाला सेक्शन पढ़ाया था. मानो कि एक ऑडिटर है, बहुत ध्यान से सुनना. मानो कि एक ऑडिटर है, ओके, थोड़ा चालबाज है. ओके. उसने क्या किया? ध्यान से सुनना. यस. उसने ना एक चेक पे एक क्लाइंट का सिग्नेचर फोर्ज किया और पैसा निकाला. ओके. और उसके अंडर केस चल रहा है. Situation number 1. Situation number 2, Mr. Chartered Accountant has the Mrs. Chartered Accountant and he also has a Mistress Chartered Accountant. बहुत ध्यान से. एक घर वाली, एक बाहर वाली. ध्यान से. और उसकी घरवाली को पता चल गया और उसके घरवाली ने उस पर केस किया. अब केस नंबर 1 is related to business, related to audit, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? He'll be elapsed. But केस नंबर 2, बीवी केस कर रही है, कंपनी का ऑडिट, कुछ रिलेशन है क्या?
बट अगर आपको याद होगा तो if you are being appointed as an auditor of the company, you have to sign an agreement. You have to give a consent. You have to give a certificate. हाँ या ना? तो is a contract being established between you and the company. So is Contract Act being applicable to you? And what does Contract Act say? Come on, CA Foundation. Yes, contractual capacity में क्या बताया गया है? Who are disqualified? Minors, a person who is एक ऐसा इंसान जिसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है या जिसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले ली गई है, इज इनकैपेसिटेटेड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, यस यस, कॉम्पिटेंसी जब हम चेक करते हैं, समझ में आ रहा है? ओके, तो उसके तहत ही बी डिस्क्वालिफाइड. ओके, और ये सब झोल झपेटा आप कंपनी में काम करोगे कि ऑडिटर के पीछे भागोगे? नहीं. तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑडिटर सुन, पहले ही तेरे खिलाफ कौन से केसेस चल रही है सारी लिस्ट दे दे. डू यू अंडरस्टैंड? लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स विच हैव बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द ऑडिटर, प्रपोज्ड ऑडिटर, क्योंकि अभी तक हमने ऑडिटर उसको अपॉइंट नहीं किया है. समझ में आ रहा है? सो कम ऑन एवरीबॉडी, फर्स्टली द कंपनी इज गोइंग टू सेंड द लेटर ऑफ इंटीमेशन. देन उसके बाद ऑडिटर क्या देगा? कंसेंट एंड सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए? 4 चीजें. कहां पे बताई गई है? रूल 4 में. यस, सबसे पहले ही इज एलिजिबल विद इन द लिमिट्स अंडर सेक्शन 141 as per terms and all the list of proceedings which have been initiated against him. Clear? Okay, ठीक है. फिर ये ऑडिटर देगा if everything goes good. Okay, in that case बोर्ड मीटिंग में क्या होगा? नोटिस इशू होगी एजीएम की, जो सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करना है. बराबर है? ओके, फिर सबको एजीएम नोटिस और प्रपोज्ड ऑडिटर अपॉइंटमेंट. बराबर है ना कि भाई हम इस ऑडिटर को, मिस्टर एक्स को ऑडिटर अपॉइंट करने का सोच रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं. ये सारा हम लोग मेंबर्स को भेजेंगे. हाँ या ना? यस. ओके, फिर इन दैट केस क्या हो जाएगा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. यहां पे गलती से बीएम लिखा है, इट शुड बी एजीएम. फिर एजीएम में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होगा बाय पासिंग विच रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ओके, यस, क्लियर एवरीबॉडी? 100%? ठीक है. अब कंपनी ने तो एजीएम में रेजोल्यूशन पास कर दिया, पर ऑडिटर को भी तो पता होना चाहिए कि मुझे अपॉइंट किया है. सो द कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द ऑडिटर विद इन 15 डेज. वाई विद इन 15 डेज? इत्मीनान से करो, साल के अंत में ऑडिट करना है. इत्मीनान से इन्फॉर्म करो. आपने तो आपका काम कर लिया अपॉइंटमेंट का. Understand the responsibility of the auditor, newly appointed auditor, begins right from the day of the conclusion of first AGM. बराबर है ना? क्योंकि वो वहां पे वो उसको अपॉइंट कर लिया है आपने, वहां से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई. हाँ या ना? यस. तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? आप 15 दिनों के अंदर उसको इन्फॉर्म कर दो ताकि उसको आपकी अंडरस्टैंड. मैंने आपको क्या बोला है? कंपनी, ओके, एंड हिज पर्सन. जैसे आपको याद है वो एग्जाम्पल दिया था, परचेस मैनेजर, न्यूज़पेपर में उसका नाम देखा, मिस्टर रॉकी. यस यस. तो एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना है? चौकन्ना रहना है. बराबर है? आई नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर कंपनी. यस और नो? सो इन दैट केस आप 15 दिनों में ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दो ताकि वो आपकी चीजों को ठीक से एनालाइज कर पाए. यस और नो? अंडरस्टैंडिंग? ओके. और इतना ही नहीं, कंपनी हो तो आप अपने फादर को तो बताओ कि आपने जो एक्शंस ली है. बराबर है कि नहीं? यस. तो आरओसी को इन्फॉर्म करो कि हमने क्या किया है, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट दो. ओके, और फॉर्म एडीटी 1. वाई एडीटी? ऑडिटर, एडीटी. तो ऑडिटर से रिलेटेड अगर आप आरओसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हो तो वो फॉर्म्स का लिस्ट कौन सा होता है? फॉर्म एडीटी. अब यहां पे सबसे पहला स्टेप आप कर रहे हो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कर रहे हो, इसलिए एडीटी 1. क्लियर? सो यू हैव टू फाइल फॉर्म एडीटी 1 विद इन 15 डेज ऑफ एजीएम. मतलब 15 दिनों में ऑडिटर को भी बोल दो, 15 दिनों में आरओसी को भी बता दो. समझ में आया? ओके, 100% एवरीवन? ओके, तो हमने क्या देखा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर. यस, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ
कंपनी इट इज। फिर सेक्शन नंबर कौन सा है, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, सेक्शन 139। गवर्नमेंट कंपनी होगा तो कौन अपॉइंट करेगा, कितने दिनों के अंदर, 180 डेज। कब से, फ्रॉम फर्स्ट ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर। ओके, यस, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ईयर। अगर नहीं किया तो यस, कम ऑन, अगर नहीं किया तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू होगा, वो तो होगा ही, बट यहां पे इट इज मैंडेटरी फॉर CNAG टू अपॉइंट द ऑडिटर। उसको फ्रेश अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। ओके, यस, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ठीक है। अब आगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में आइदर मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं या ऑडिट कमेटी अपॉइंट कर सकता है। ओके, अगर दोनों ने भी नहीं किया तो इन दैट केस क्या देखा है हमने, यस, अगर दोनों ने भी नहीं किया तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। अगर मेंबर अपॉइंट करता है तो सेक्शन 139(5) एंड रूल 3, मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, ओके, बाय मेंबर्स इन AGM। क्या बोलता है रूल 3 कि पहले तो कंपनी लेटर ऑफ इंटीमेशन भेजेगी ऑडिटर को, ऑडिटर अपने को कंसेंट और सर्टिफिकेट भेजेगा। सर्टिफिकेट में 4 चीजें होगी, वो 4 चीजें कौन सी होगी, रूल 4 में बताया गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। उसके बाद बोर्ड मीटिंग, इश्यू ऑफ नोटिस, नोटिस और प्रपोज अपॉइंटमेंट सारे मेंबर्स को दिया जाएगा। फिर AGM कंडक्ट करी जाएगी, फिर AGM में ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा बाय पासिंग। उसके बाद कंपनी इत्मीनान से बैठेगी नहीं, 15 दिनों में किसको इन्फॉर्म करना है, ROC को भी, ROC को कौन से फॉर्म में, कितने दिनों में, फिर और किसको इन्फॉर्म करना है। क्लियर, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर, यस। ये तो हमने देख लिया इन केस ऑफ यस सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है, अगर मेंबर्स अपॉइंट करती है तो। फिर ये ऑडिट कमिटी क्या है, एक चेंज था वो शायद यहां पे सेव नहीं हुआ है। यस, कम ऑन एवरीबॉडी, ऑडिट कमिटी। ये ऑडिट कमिटी कौन होता है, यस बोलो, ये ऑडिट कमिटी कौन होता है, व्हाट इज एन ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी क्यों चाहिए, इतना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऑडिट कमिटी क्यों चाहिए, लॉजिक बताओ मुझे पहले, क्यों चाहिए। पर इतना सारा कंपनीज एक्ट है, ROC है, सेबी है, हम हमारा खर्चा क्यों बढ़ाए। Okay, you are near to the answer. See, understand. Say बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 15 लोग हैं। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इन 15 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, राइट, मतलब मेजर डिसीजन मेकिंग है, हाँ या ना, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ या ना। हर बार हर डिसीजन के लिए 15 लोगों को एक साथ लेना आसान है क्या, नहीं। तो इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को छोटी छोटी कमिटीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर सके। वैसे ही ऑडिट कमिटी भी बनाई जाती है फ्रॉम अमंग्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आया, ओके एवरीबॉडी, ठीक है। कुछ कंपनीज के लिए ऑडिट कमिटी मैंडेटरी है, कुछ कंपनीज के लिए ऑडिट कमिटी मैंडेटरी है, मतलब ऑल लिस्टेड कंपनीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनीज? जो रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज पे, जहां पे पब्लिक अपना पैसा डाल सकती है, हाँ या ना, ओके, ठीक है। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, इन दैट केस ऑडिट कमिटी इज, किसको रे ऑडिट कमिटी मैंडेटरी है? लिस्टेड कंपनीज। कौन से कंपनी? लिस्टेड कंपनीज। यस, लिस्टेड कंपनीज ऑडिट कमिटी इज मैंडेटरी। अब अगला कैटेगरी देखो ध्यान से बच्चों, ऑल पब्लिक कंपनीज। दो ही कैटेगरी है, एक तो लिस्टेड कंपनी और एक तो पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, provisions of audit committee are applicable to private company, correct? Incorrect. I repeat my question.
provisions of audit committee are applicable to private companies. Correct? Incorrect? Incorrect. 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 प्राइवेट कंपनी है. ओके, यस, ऑडिट कमिटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल है टू ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड टू ऑल पब्लिक कंपनीज. ठीक है, पब्लिक कंपनी ऑल नहीं, पब्लिक कंपनीज से कुछ रिक्वायरमेंट्स है, बट प्राइवेट कंपनीज आउट ऑफ द रडार ऑफ ऑडिट कमिटी. सो प्राइवेट कंपनीज को ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल नहीं है. प्रोविजंस ऑफ ऑडिट कमिटी मतलब अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और आपने ऑडिट कमिटी नहीं बनाई तो चलेगा. हाँ जी, चलेगा. क्या? ओके, यस. फिर कौन से पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमिटी मैंडेटरी है? कौन से कंपनी को? नंबर 1, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़ है. मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़ है. ध्यान से, पब्लिक कंपनी, उसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़. मतलब अगर 10 करोड़ भी होगा तो आपको ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है. ऑडिट कमिटी के प्रोविजंस आपको मतलब ऑडिट कमिटी बनाना पड़ेगा आपकी कंपनी में. समझ में आ रहा है? ठीक है. टर्नओवर मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़. मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़. एंड इन केस ऑफ बोरोइंग्स, ध्यान से, मोर देन 50 करोड़. यहां पे इक्वल टू का प्रोविजन है क्या? मोर देन 50 करोड़. मतलब अगर आपके बोरोइंग्स 50 करोड़ होंगे तो क्या आपको ऑडिट कमिटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल है क्या? नहीं. ओके, यस. सो कम ऑन एवरीबॉडी विथ मी. ऑडिट कमिटी प्रोविजंस आर मैंडेटरी फॉर व्हिच कंपनीज? नंबर 1, ऑल लिस्टेड कंपनीज. सेकेंड कैटेगरी, ऑल पब्लिक कंपनीज. उसके कंडीशंस क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल more than or equal to 10 crores, turnover more than or equal to 100 crores, and borrowings more than 50 crores. अब अगला सवाल, अगला सवाल. मैं एक पब्लिक कंपनी हूं, मैंने क्या किया? 40 crores का मेरा बोरोइंग है, फिर मैंने और 15 करोड़ लिया. 40 करोड़ का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोरोइंग है, मैंने और 15 करोड़ का बोरोइंग लिया. मेरा बोरोइंग कितना हो गया? 55 करोड़. और कुछ जाके मैंने 7 करोड़ रुपए वापस दे दिए, तो मेरा बोरोइंग कितना हो गया? 48 करोड़. बराबर है ना? अब क्वेश्चन नंबर 1, क्या मुझे प्रोविजंस ऑफ ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है या नहीं? वर्ड्स यूज यहां पे ड्यूरिंग द ईयर है क्या? नहीं. उनका क्या कहना है? हम पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, हम पिछले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे. एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे. उसमें आपका टर्नओवर कितना है, उसमें आपके बोरोइंग्स कितने हैं, उसमें आपके पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आप 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ में बैठते हो या नहीं. Okay, yes, so come on everybody. Audit committee mandatory for listed companies, public companies having paid up share capital more than or equal to, turnover more than or equal to, borrowings more than or नहीं, only and only more than 50 crores. और ये फिगर्स हमें ड्यूरिंग द ईयर लेना है, 31 मार्च के लेना है. लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब हमको इस साल ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं क्या? नहीं. ऑडिट हुआ है क्या? नहीं. मतलब पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे, और फिर इस साल ऑडिट कमिटी मैंडेटरी है कि नहीं हम देखेंगे. समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ओके, आगे. यस, नहीं नहीं, कुछ भी एक, कोई भी. यस, वो मेरा लिखना रह गया. यस, आई विल मेक द नेसेसरी चेंजेस. आगे, नॉट एप्लीकेबल. हाँ, बोरोइंग्स. हम जब बोरोइंग्स की बात करते हैं, बोरोइंग्स कई प्रकार के होते हैं, राइट? आर डिबेंचर्स नोन एज, यस, बोरोइंग. क्या वो लोन के लेवल पे कंसिडर किया जाता है? यस. डिपॉजिट्स, हाँ जी, हम लोगों से पैसा ले रहे हैं, राइट? यस. देन हम लोन किससे ले सकते हैं? बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे yes, borrowings मतलब loans which are taken from banks, loans which are taken from financial institutions, and also borrowings taken from other people,
डू अंडरस्टैंड? ऑल्सो डिबेंचर्स एंड ऑल्सो डिपॉजिट, सबका एडिशन करके हमको देखना है 50 करोड़ से ज्यादा है या नहीं. ओके, यस, गेटिंग इट? चलेंगे आगे. ओके, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू होली ओन्ड सब्सिडियरी. होली ओन्ड सब्सिडियरी और सब्सिडियरी में फर्क क्या है? 100% अपने अंडर है. ओके, 100% अपने अंडर है. ऑडिट कमेटी अपनी है तो अपने सब्सिडियरी में ऑडिट कमेटी नहीं रही तो चलेगा. अंडरस्टैंडिंग? बट सिर्फ सब्सिडियरी है और ये प्रोविजंस अगर एप्लीकेबल होते हैं तो क्या ऑडिट कमेटी लगेगी? क्लियर? आगे, जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर को भी ऑडिट कमेटी आपको लगाने की जरूरत नहीं है. डोरमेंट कंपनी को भी जरूरत नहीं. क्लियर एवरीवन? यस, विल यू रिमेंबर? ओके, चलेंगे आगे. ठीक है, अब ये ऑडिट कमेटी काम क्या करती है हमने देख लिया ना. ऑडिट कमेटी क्या होता है? अमंग्स द मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से. ठीक है, फिर किसको कंपलसरी है किसको नहीं है ये भी हमने देख लिया. पर ये काम क्या करेगी वो भी तो देखना जरूरी है. सिर्फ ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए थोड़ी ना हम ऑडिट कमेटी को पालेंगे, बराबर है ना. उनका काम क्या है ये हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे, सेक्शन में. ओके, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय ऑडिट कमेटी, मतलब ऑडिट कमेटी को कौन से ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना जरूरी है. आर यू रेडी? नंबर 1, सेक्शन 188 मैटर्स. सेक्शन 188 इज रिलेटेड टू 8 एक दूसरे से रिलेटेड. तो सेक्शन 188 स्पीक्स ऑफ, सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट, रिलेटेड पार्टी. उनका क्या कहना है कि अगर कोई भी कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में उतरती है, अगर कोई भी कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करती है, इन दैट केस किसका अप्रूवल मैंडेटरी है? सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. सिर्फ ऑडिट कमेटी तक सहमत नहीं रख रहे हैं. दो ऑडिट कमेटी इज अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट यहां पे वो क्या बोल रहे हैं? रिस्की एरिया है, रिलेटेड पार्टी वाला एरिया है. हाँ या ना? यस. तो हर ऑडिटर की हामी होना जरूरी है, इसलिए हम हर ऑडिटर को पूछेंगे, इसलिए हम यहां पे अप्रूवल लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. समझ में आ रहा है? ओके, अगली बात, अदर मैटर्स जो सेक्शन 188 से रिलेटेड नहीं है, मतलब अदर देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, तो वहां पे मॉनिटरी लिमिट इन्वॉल्व है. क्या बोला गया है? अगर मोर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ है. समझ में आ रहा है? यस. मॉनिटरी लिमिट क्या है? 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ तक के जो भी ट्रांजैक्शंस है उस पे किसका अप्रूवल लेना जरूरी है? ऑडिट कमेटी का. अगर आपने ट्रांजैक्शन ले लिया ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के बिना, तो आपको क्या करना है? 3 महीनों के अंदर आपको क्या करना है? ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना है. अगर आपने 3 महीनों के अंदर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल ले लिया और उन्होंने हामी दे दी ट्रांजैक्शन को, उन्होंने अप्रूव कर दिया, तो कोई बात नहीं. अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं किया या आपने ऑडिट कमेटी के सामने मैटर ही प्लेस नहीं किया, इन दैट केस इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी. वॉइडेबल मतलब क्या? अगर उनको लगता है तो वो कैंसिल कर सकते हैं वो ट्रांजैक्शन. यस, उन्होंने वॉइड नहीं बोला, वॉइडेबल बोला है. मतलब अगर उनको लगा कि दाल में कुछ काला है तो वो ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकते हैं. यस, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी एंड कंसर्न डायरेक्टर, मतलब जिस डायरेक्टर ने इस ट्रांजैक्शन को, इस मैटर को अप्रूव किया है, हैंडल किया है, विल हैव टू इंडेमनिफाई लॉसेस. मतलब क्या? से फॉर एग्जाम्पल, हमने ट्रांजैक्शन में एंटर किया, ट्रांजैक्शन 90 लाख रुपए का था, हमने ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया. ओके, और हमने जब ट्रांजैक्शन किया ना तो हमें बोला गया था कि 10 लाख रुपए भरना पड़ेगा, विच इज नॉन रिफंडेबल अगर आप कैंसिल करो तो. फिर ऑडिट कमेटी को लगा कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन तो क्या गफलेबाज है, तो हमको ये ट्रांजैक्शन कैंसिल करना है. तो जो 10 लाख रुपए कंपनी ने भरे हैं वो वापस मिलेंगे क्या? मिलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि पहले ही बोला था उन्होंने इट इज नॉन रिफंडेबल. हाँ या ना? यस. ओके, ठीक है. तो अभी यहाँ पे ऑडिट कमेटी ने तो कैंसिल कर दिया है ट्रांजैक्शन, तो जिस डायरेक्टर ने इसका डिसीजन लिया है उसको अपने खुद के जेब से 10 लाख रुपए भरना पड़ेगा. ओके, दिस इज नोन एज इंडेमनिफाइंग द लॉसेस. समझ में आ रहा है क्या? यस एवरीबॉडी. और अगर कोई मैटर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट का है तो उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करना पड़ेगा. क्लियर? ओके, यस.
चलेंगे आगे, ठीक है। दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल ओवरव्यू विद रिलेटेड टू ऑडिट कमिटी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे आपको नहीं लिखी, ऑडिट कमिटी का सेक्शन नंबर क्या है? क्या पढ़ाई करते हो रे तुम लोग? ऑडिट लॉ में कवर नहीं हुआ है क्या अभी तक? ऐसे कैसे, क्या बात करते हैं? ओके, यस। तो चलो आपको यहाँ पे ओवरव्यू तो मिल जाएगा, सेक्शन 177। ओके, यस, शैल वी गो अहेड? तो चलो, वहां से निकाला तो यहाँ पे अटका दिया, बराबर है कि नहीं? पर छोड़ा नहीं है कुछ भी इंस्टीट्यूट ने। हाँ, चलेंगे आगे। ओके, यस, ठीक है, चलते हैं आगे। हमने क्या देखा? प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अंदर हम हैं, जहां पे नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, हमको बोला गया है आइदर मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं या ऑडिट कमेटी अपॉइंट कर सकती है। मेंबर्स का प्रोसीजर क्या है हमने देख लिया, जहां पे रूल 3 एप्लीकेबल है। अब ऑडिट कमेटी के लिए क्या, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है? 139(11) एंड रूल 3 बोथ। समझ में आया? यस। सो ऑडिट कमेटी अगर आपको अपॉइंट कर रही है तो 139(11) एंड रूल 3, मतलब हमने कौन से सेक्शंस देखे? 139(5), 6, 7, 1 मेंबर्स का प्रोसीजर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी का प्रोसीजर हमको बताया गया है सेक्शन 139(1) में, और ऑडिट कमेटी का सेक्शन 139(11). एवरीबॉडी ओके? यस। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ऑडिट कमेटी ऑडिटर को किस प्रकार से अपॉइंट करता है। यस, अब ऑडिट कमेटी जब अपॉइंट करता है ना, तो यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ऑडिट कमेटी जो अपने बॉस को बताएगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बॉस को बताएगा, वो है मेंबर्स। हाँ या ना? ओके, ठीक है। तो जब ऑडिट कमेटी होती है ना, तो वो ऑडिट कमेटी क्या करेगा? ऑडिट कमेटी हैज टू रेकमेंड कि हमको किसको ऑडिटर अपॉइंट करना है। सो इट इज ऑडिट कमेटी विच विल रेकमेंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द नेम ऑफ अ प्रपोज्ड ऑडिटर। उसमें फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेक करेगा कि क्या क्वालिफिकेशन है इस ऑडिटर की, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और क्या उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स एप्लीकेबल है क्या। मतलब इन शॉर्ट, जो सर्टिफिकेट देगा ना ऑडिटर, उसको क्या करेगी? वेरीफाई करेगी, उसको स्टडी करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ या ना? यस। ओके, सो उसका क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, और क्या उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स एप्लीकेबल है क्या, ये देखेगी। उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा कि ठीक है यार, बंदा तो अच्छा है, ओके, काबिल है, ओके, तो क्या हम इसको ऑडिटर अपॉइंट करें? हाँ, कर ले। तो वो क्या करेगा? फर्दर रेकमेंड करेगा मेंबर्स को, इश्यू ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम। क्लियर? ओके, यस। ओके, पर अगर नहीं, उसको लगता है, हाँ, फिर मेंबर्स क्या करेगा? उसको अपॉइंट कर लेगा। पर अगर उसको लगा नहीं, इस इंसान पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते, हम उसके क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस या प्रोसीडिंग्स इनसे खुश नहीं है, ध्यान से बच्चों, इनसे खुश नहीं है, तो वो क्या बोलेगी? ऑडिट कमेटी को बोलेगी, देख ले भाई, तूने जिसका नाम बोला था हम उससे खुश नहीं है। ओके, तो वो बताएंगे कि वो क्यों खुश नहीं है, उसके रीजंस देंगे। रेफर बैक। यस, आपने जो ऑप्शन हमको बताया है उसको आप क्या करो? उसको फिर से स्टडी करो। हमको वो इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, और वो रीजंस भी देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस ऑडिट कमेटी को। समझ में आ रहा है? फिर अगर ऑडिट कमेटी को लगता है कि हाँ यार, ओके, नहीं ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोल रहा है वो सही है, तो वो क्या करेगा? फिर दूसरे का नाम सजेस्ट करेगा, फिर ये पूरा प्रोसीजर दूसरे ऑडिटर के लिए कंटिन्यू होगा। पर यहाँ पे ऑडिट कमेटी का ईगो आ गया, और ऑडिट कमेटी को लग रहा है ऐसे कैसे, मैंने रेकमेंड किया हुआ नाम तुम नहीं बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते आपके रीजन। ठीक है, आपको इसको ऑडिटर नहीं अपॉइंट करना ना, मत करो, बट हमको तो आपके रीजंस मंजूर नहीं है।
तो क्या बिना ऑडिटर का रहेगा? नहीं, वो बीओडी क्या बोलेगा, ठीक है तुझे नहीं बताना ना, ठीक है, आई विल हैंडल द मैटर इन माई हैंड्स। फिर वो मैटर जाएगा बीओडी के हैंड्स में। फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रिकॉर्ड रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट, कि ऑडिट कमिटी डट के है कि मिस्टर एक्स को ऑडिटर अपॉइंट करना है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लग रहा है नहीं, मिस्टर एक्स इज नॉट yes capable of being appointed as an auditor of our company. ओके, अब ऑडिट कमेटी भी हिलने रेडी नहीं है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मानने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलेगा, ठीक है ऑडिट कमेटी तुमको किसी और को सजेस्ट नहीं करना ना, ठीक है आप पिक्चर से बाहर चले जाओ, अब से आगे आई विल हैंडल द केस। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट, कि क्यों ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों एक ही मिस्टर एक्स पे वो डिसीजन क्यों नहीं ले पाए, वो क्यों ऑडिटर उसको नहीं बनाए। रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड, क्लियर? यस और नो एवरीबॉडी? सो यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट। फिर सेंड ऑन रिकमेंडेशन, यहां पे वो ऑडिट कमेटी को नहीं बोलेंगे रेकमेंड करो, वो खुद रेकमेंड करेंगे मेंबर्स को। ओके यस, वो खुद रेकमेंड करेंगे एक नाम मेंबर्स को, क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस, सिंपल है। यस ओके, आई जस्ट गिव यू हाफ अ सेकेंड, एक बार स्क्रीन पे पूरा प्रोसीजर फिर से देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। हाँ लिखने का वक्त दिया जाएगा, अभी वक्त है उसके लिए, अभी तो पूरा आधा घंटा बाकी है अपने पास। ओहो ठीक है, आज 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ क्या क्लास? हाँ ठीक है, तो इसके बाद मैं राइटिंग करने देती हूँ, बट एक बार देख तो लो। सो इन शॉर्ट आज सिर्फ 10 मिनट है आपके पास राइटिंग करने के लिए। डन? आर वी गुड टू गो अहेड? यस, तो चलो कम ऑन, ओपन योर बुक्स। अभी अगर मैंने स्क्रीन मिनिमाइज करी तो मेरा लिखे हुए पॉइंट्स चले जाएंगे, तो मैं पीपीटी ही बैक कर देती हूँ। यस यस, चलो 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 चलो, यू पिक अप योर पेन्स। फर्स्ट हम लोग एक लिस्ट ऑफ सेक्शंस बना लेंगे। यस हियर यू गो, कम ऑन। नहीं, सेक्शन 144 भी बाकी है ना अपना। यस हाँ, ये लिख लो पहले। यस कम ऑन, थोड़ा सा राइटिंग स्पीड आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। यस, दिस विल बी द लास्ट सेशन ऑन यूट्यूब। कल से अपना सेशन जूम पे रहेगा और फेस टू फेस रहेगा। ओके यस, एंड इफ एनीबडी wants to continue with the Zoom session, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, you will have a link from where you can connect us on Zoom.
मस्ट। आज अपने पास टाइम बहुत कम है, लिखना बहुत ज्यादा है। कल के सेशन में फिर थोड़ा सा पीपीटी लिखना पड़ेगा, फिर तो राइट्स एंड ड्यूटीज है जो अपने को पढ़ना ही है। हम्म। नहीं, आई कांट ट्रस्ट यू विद दैट। सॉरी। सॉरी। हो गया? यस। हो गया तो चलो आगे की स्क्रीन कर लेती हूँ पहले। ठीक है, ये तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यस, कम ऑन, क्विक, टेक दिस डाउन। हम्म। बाद में तो होमवर्क के लिए बनाना एक बार सारे सेक्शंस होने के बाद, क्योंकि विथ एवरी सेक्शन वी आर, विथ एवरी पार्ट वी आर राइटिंग अ सेक्शन नंबर। कंपनी ऑडिट का ऑलमोस्ट 50% तो हो गया अपना। और ऐसे बोलते हैं कि कंपनी ऑडिट थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके बाद आएगा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो है ऑडिट रिपोर्ट, कि आपको रिपोर्ट कैसे बनाना है। डन। चलो आगे। नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्विक। एक अर्जेंट फोन कॉल है, आई नीड टू अटेंड।
हो गया? कितने लोग हैं जो दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं? ओके, तो फर्स्ट ग्रुप के क्लासेस तो अभी खत्म हुए हैं. तो लॉ आपने किससे किया है? दर्शन से. ठीक है सर. डन. नहीं, उसमें 139(11) एप्लीकेबल हो जाएगा. तो चाहिए यहाँ पे लिख दूं क्या? हाँ, अगर आप बाय मेंबर्स अपॉइंट करते हो तो सेक्शन 139(1) में प्रोसीजर दिया गया है. यहाँ पे सेक्शन 139(11). सेक्शन 5 क्या बोलता है कि मेंबर्स एजीएम में अपॉइंट करेगा, बट उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? सेक्शन 139(1) और रूल 3. इट डिपेंड्स कि आप एज एन ऑडिटर काम अच्छा करते हो कि नहीं करते हो. अगर कंपनी आपसे खुश है, आपको अपॉइंट करेगी. हाँ. सी 5 years वाला कंडीशन हर कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता. तो वी आर गोइंग टू कम द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. ओके, अब तक हम वहां पे पहुंचने वाले हैं. सिर्फ आप लोगों को एक टाइमलाइन समझे कि किस प्रकार से कौन सा मीटिंग कहां से क्या होता है, फिर क्या होता है, साल खत्म होने के बाद कैसे होता है, उसके लिए मैंने एक टाइमलाइन बनाया है. डन. चलो आगे. कम ऑन.
डन।